Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। आज बच्चों हम सर्कुलर मोशन का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें मैं आपको सर्कुलर मोशन को एक अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ठीक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन सब के अलावा इस चीज़ को मैकेनिक्स में कैसे अप्लाई करूंगा मैं, राइट। आज मैं पूरे सर्कुलर मोशन को मैकेनिक्स से कनेक्ट कर दूंगा। जो हम 5th चैप्टर कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां पर हम फ्रिक्शन तक पहुंच चुके थे। अब मुझे वहां पर सर्कुलर मोशन की नीड थी। इसी सर्कुलर मोशन को मैं देखो कैसे मैकेनिक्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो अब तक की कहानी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि एक्चुअल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, राइट। तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फ्री में सब कुछ आ रहा है, हाँ ठीक है। तो आपने ये सीखा कि अब तक अगर जहां पर भी सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी होगी जो रिवॉल्व कर रही होगी, राइट। आपने ये देखा कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगी उसको मैं बोलूंगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी हो सकती है जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है। तो हमने वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं करनी है, राइट। तो मैंने ये सीखा था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या है, mv²/r या mr⍵²। ये दो फॉर्मूलाज मैंने पढ़े थे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये और इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी ये, ठीक है। अब मैं इसको देखो क्या बोल रहा हूं कि यहीं से जन्म होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स विच एक्ट्स अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। लिख देता हूं, मेरी हिंदी थोड़ी सी पुअर है लिखने में। इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है मतलब ये एक ऐसी आत्मा है जो शरीर ढूंढती है। शरीर कैसे ढूंढती है अब समझो जरा। हर एक वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा उसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकता हूं। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं, दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, राइट। देखो कैसे समझ इस चीज को। हाँ, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बता देता हूं। मास इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये क्या बन जाएगा, mv²/r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, यानी कि सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी घूम रही है, तो डेट मीन्स सेंटर की तरफ एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा जिसकी वजह से वो बॉडी घूम रही है सर्कुलर मोशन में। तो ऐसे फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब इस चीज को समझना जरा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। मैंने बोला कि इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, ये एक आत्मा है जो शरीर ढूंढ रही है, राइट। ये एक आत्मा है जो शरीर ढूंढ रही है। कैसे? अगर एक धागे से एक बॉल को बांधा और उस बॉल को घुमाना स्टार्ट किया, धागे से एक बॉल को बांधा और उसको घुमाना स्टार्ट किया, आपको पता है कि ये रेडियस r। अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि इस बॉल से अवे यहां पर अंदर की तरफ क्या एक्ट कर रही होगी कि टेंशन। तो मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर केस में व्हेन बॉल इज रिवॉल्व्ड इन सर्कुलर पाथ, टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ने जो शरीर ढूंढा वो ढूंढा टेंशन का। तो मैं बोलूंगा कि जो टेंशन है वही क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है इस केस में। तो मैं बोलूंगा कि जो टेंशन है वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कि टी को लिख दूंगा मैं क्या, सीधा सीधा mv²/r। क्लियर है, समझ पाए इस बात को। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को साथ साथ नोट करते रहो। एक और एग्जाम्पल है, ये हो चुका है एक फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो जरा। सपोज सन है ये यहां पर, और सन के अराउंड बेटा अर्थ घूम रही है। अर्थ भी सर्कुलर मोशन में है सन के अराउंड, 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है।
सी, ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, पढ़ा था कभी 9th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां पर एक्ट कर रहा है? सेंटर की तरफ। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखो यहां पर कहानी में क्या लिख रहा हूं मैं, इफ अर्थ revolves around sun, Fg, gravitational force is providing Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो यहां पर Fg है बच्चों, वही क्या Fc के इक्वल है, वही Fc को प्रोवाइड कर रहा है। या आप ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई इस केस में Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर mv स्क्वायर के इक्वल है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा? mv स्क्वायर बाय आर, जो कि अल्टीमेटली क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का शरीर ढूंढ लिया इस केस में किसने? सेंट्रीपिटल फोर्स ने। देख पा रहे हो इस चीज को? ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं थोड़ा सा स्पेस ढूंढता हूं आपके लिए इसमें। जैसे कि अगर मैं एक बात और यहां पर लिखूं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे। तो आप ये देख पा रहे हो जो सेंटर की तरफ इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, ये इस बार क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है ना इसका, इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देख पा रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स ने कितने सारे शरीर बदल लिए। तो ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेट फोर्स हो सकता है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप कि आपको इस बात से ये चीज क्लियर होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। क्लियर है? और मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों। अच्छा, अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके देखो, मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट कराने वाला हूं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं और फिर और डिटेल में समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है? सी, सिनेरियो क्या है बच्चों? एक बहुत बड़े पोल के साथ एक स्ट्रिंग लिया और मैंने बांध दिया एक ब्लॉक को जिसका मास है 2 kg। ठीक है? एक दूसरा ब्लॉक किसके साथ बांधा? जिसका मास है 5 kg। एक तीसरा ब्लॉक भी बांध दिया जिसका मास है 10 kg। इफ दिस पोल इज रोटेटिंग विद ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ये ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन है, राइट। ये सभी सर्कुलर मोशन में है, ऐसे घूम रहे हैं ये। ठीक है? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन से कि व्हाट विल बी नेट टेंशन एक्टिंग इन दी स्ट्रिंग्स। 3 स्ट्रिंग्स है यहां पर। तो देखो, इससे अवे T1, इससे अवे T2, इससे अवे भी T2, इससे अवे T3 और इससे अवे भी T3, राइट। आपको चीज समझ आ रही है यहां पर बच्चों? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ नेट फोर्स, सॉरी नेट टेंशन क्या है ये, यानी कि T1, T2 और T3 कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी गिवन है, वो मैं लिखना भूल गया यहां पर। मान लो ये 1 मीटर दूर है, ये 3 मीटर दूर है यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये 5 मीटर दूर है, राइट। ये भी यहां पर गिवन है। अब सी, ओमेगा तीनों के लिए सेम है क्योंकि तीनों की तीनों एक साथ घूम रही है। तीनों की तीनों क्या 2 रेडियन 1 सेकंड में शिफ्ट कर रही है एंगल। लेकिन देखो तीनों, देखो यहां इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ओमेगा तीनों के लिए सेम है लेकिन लीनियर वेलोसिटी तीनों के लिए डिफरेंट है। वाई डिफरेंट क्योंकि वी का मतलब क्या होता है? आर ओमेगा।
जो सबसे दूर है उसके लिए v क्या होगा, r ओमेगा, उसके लिए v क्या होगा 3 इंटू में ओमेगा, 5 इंटू में ओमेगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो सकता है 3 इंटू में ओमेगा, और फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, सिर्फ ओमेगा, राइट। तो इसलिए ओमेगा सेम है और v डिफरेंट होता है जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में हो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे आखिरी ब्लॉक को उठाऊं, सबसे आखिरी ब्लॉक क्या है 10 kg का, इस पर अंदर की तरफ क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है T3, तो मैं बोल सकता हूं कि जो T3 है, T3 सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, T3 इज इक्वल टू mv²/r, बोल सकता हूं ये बात। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं कि जो T3 है वो क्या होगा mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स तो ओमेगा की टर्म्स में भी निकालना आता है। तो सबसे पहले T3 निकाला हमने, मास कितना है 10, डिस्टेंस दूरी कितनी है 5, ओमेगा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो कितना है 50 इंटू में 4, तो यानी कि जो टेंशन T3 आई बच्चों यहाँ पर, T3 की वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूँ, कितनी आई 200 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले हमने T3 निकाल दिया, बिल्कुल इजी था, 200 न्यूटन निकाल दिया हमने, राइट। कैसे निकाला, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके लिए सेंटर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, T3 लग रहा है, राइट। तो सेंटर पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, mv²/r, हो गया सोल्व। अच्छा, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अब हम निकालते हैं 5 kg के लिए। 5 kg को ध्यान से देखो, अंदर की तरफ जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T2, लेकिन बाहर की तरफ कितना लग रहा है T3, है ना। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स क्या है इसके अंदर, T2 माइनस T3, और यही नेट फोर्स क्या है सेंटर की तरफ, क्योंकि बाहर तो जा नहीं रहा ब्लॉक की है, तो यही किसके इक्वल होगा mv²/r। डेफिनेशन में हमने लिखा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड सेंटर, तो देखो T2 माइनस T3 है, राइट। अब देखो T2 की वैल्यू नहीं पता, T3 कितने है 200, mv²r को मैं क्या लिख रहा हूं mr ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मास कितना है 5, रेडियस कितनी है 3, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये T2 इज इक्वल टू 200 प्लस 5 3 जा 15 4 जा 60, यानी कि T2 कितना आ गया 260 न्यूटन आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों जो T2 की वैल्यू वो कितनी है 260 न्यूटन। लो जी, T2 भी निकाल दिया यहाँ से हमने। अब क्या निकालना है T1, तो देखो T1 भी निकाल सकते हैं इस कंडीशन में। T1 देखो यहाँ पर अगर मैं 2 kg ब्लॉक की बात करूँ, अंदर की तरफ लग रहा है T1, बाहर की तरफ लग रहा है T2, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T1 माइनस T2 विल गिव यू व्हाट mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। T1 नहीं पता कितना, ये T2 प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, राइट। T2 की वैल्यू कितनी निकाली 260 प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, मास कितना 2, रेडियस 1, ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4, तो कितना है ये 268, 4 2 जा 268 न्यूटन। बच्चों तो यहाँ पर T1 की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी 268 न्यूटन। क्या ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, तो आंसर है यस। सबसे ज्यादा टेंशन किसके अंदर प्रोड्यूस होगी, हमेशा पहली स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये तीनों को नचा रही है यहाँ पर, तीनों को घुमा रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद T2 के 2 ब्लॉक्स को घुमा रहा है, फिर उसके बाद T3 सिर्फ एक ब्लॉक को घुमा रहा है। अगर मैं इसको घुमाऊं तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि कौन सी रोप टूट सकती है, तो आंसर है ज्यादा चांसेस है कि यहां से टूट जाएगा, क्योंकि यहां पर टेंशन ज्यादा है सबसे, राइट। तो देख पा रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक देखना बच्चों, क्योंकि यहां से आपको कई तरह के कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अब और आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा इसको। सेंट्रीपिटल फोर्स को देखो और कई जगह यूज कर सकता हूं मैं, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर हम इसको यूज करें कॉनिकल पेंडुलम में, देखो कॉनिकल पेंडुलम का मतलब यह है कि भाई यहां से एक पेंडुलम अपने क्या देखो, एक पेंडुलम का मोशन होता है ऐसे टू एंड फ्रो, एक है कि पेंडुलम ऐसे घूम रहा है इस तरह से, समझ पा रहे हो, इस तरह से पेंडुलम घूम रहा है, राइट। अच्छा तो हम मान लेते हैं कि भाई ये पेंडुलम की रेडियस है r, मतलब इस सर्कुलर मोशन की रेडियस है r, राइट। इसकी जो लेंथ है l, यहां पर भी लेंथ है l। मान लो ये एंगल थीटा बना, क्लियर है, ये एंगल बना थीटा।
अब मुझे निकालना है कि इसकी ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या है, इसका ओमेगा निकालना है। तो देखो अगर यहां पर ये पेंडुलम का बोब होगा तो उसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, समझ पा रहे हो? क्या mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है? क्या टेंशन का टी कॉम्पोनेंट, टेंशन टी अंदर की तरफ ऐसे एक्ट कर रही होगी, है ना। अब एक चीज समझने वाली, जो यहां पर टेंशन टी एक्ट कर रही है ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ये थीटा, तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। यानी कि टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, थीटा के साथ क्या होगा, ये वाला टी कोस थीटा होगा। अच्छा, अगर ये टी कोस थीटा है तो ये वाला एंगल इसके परपेंडिकुलर, देखो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट क्या होगा यहां पर, क्या ये कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा, राइट। अब इसके बेसिस पर मुझे ओमेगा बताना है। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन बैलेंसिंग। देखो यहां पर आकर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब जब मैंने इसको देखा तो यहां पर एंगल थीटा बना रखा था इसने, घूम रहा है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उस वक्त इसका एंगल थीटा था जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर था यहां पर, राइट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑन बैलेंसिंग, इस बोब, देखो बोब को अलग से बना रहा हूं, इस बोब पर ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, टी कोस थीटा, नीचे की तरफ mg, और अंदर की तरफ टी साइन थीटा। तो अंदर की तरफ लग रहा है टी साइन थीटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं टी साइन थीटा इज गिविंग मी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि जो टी साइन थीटा है वो मुझे क्या दे रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर दे रहा है। लो जी, ये बना दिया मैंने यहाँ पर, टी साइन थीटा से मुझे क्या मिल रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर हियर, इट इज टी साइन थीटा। अच्छा, अब एक चीज और भी लिखी जा सकती है यहाँ पर, क्या कि जो टी कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, mg को, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है ये ओमेगा निकालना, लेकिन यहाँ पर इस r को मैं लेंथ की टर्म में भी निकाल सकता हूँ। देखो इस ट्रायंगल को ना ध्यान से देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल जो है, मान लो OAB, इस OAB ट्रायंगल को ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर बना रहा हूँ उस OAB ट्रायंगल को, एक्चुअल में ये सीधा सीधा 90 डिग्री होगा यहाँ पर। देखो ट्रायंगल को ध्यान से, ये R है, ये L है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, बेस। दिस इज व्हाट O, दिस इज A, दिस इज B। अगर मैं R को कैलकुलेट करना चाहूँ तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है R, और हाइपोटेन्यूज कितना है L। तो यानी कि जो R की वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, वो L साइन थीटा होगी, राइट। तो जहाँ पर भी R है मैं उसको L साइन थीटा लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो ये जो आपने इक्वेशन बनाई, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड करोगे जब इसको तो क्या आएगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू m, r की जगह देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, यहां पर क्या आ गया मेरे पास, नीचे mg, राइट। देखो कैंसिल क्या हो रहा है, t से t कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से सामने साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाय कोस थीटा बचा, या इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ये बन रहा है कुछ g अपॉन में l कोस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बाय कोस थीटा, ये g ऊपर और l नीचे, तो ये बचा g बाय l कोस थीटा, g यहाँ ले गया, l को नीचे ले, सामने क्या ओमेगा स्क्वायर। यानी कि जो ओमेगा आया बच्चों, ओमेगा कितना आया, अगर आप ओमेगा को निकालो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय l कोस थीटा है। तो अगर मैं अंडर रूट यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा। कि अगर आपको एक कॉनिकल पेंडुलम का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या वैल्यू होगी, g बाय l कोस थीटा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और देखो जरा यहाँ पर, अगर मैं निकालता कि भाई मुझे टाइम पीरियड बताओ, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं बहुत बड़ी बात है, देखो क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, है ना। देखो टाइम पीरियड निकालना है मुझे, इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने टाइम में होगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी, राइट, और ऊपर क्या चला जाएगा, अंडर रूट l कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई l कोस थीटा, l कोस थीटा, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, t इज इक्वल टू 2 पाई l कोस थीटा ओवर जी।
दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम बच्चों, राइट। ये कॉम्पिटेटिव कंसेप्ट है, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इन फ्यूचर कभी कॉनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन मिल जाए तो एज इट इज रिजल्ट याद रख लो, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज ओमेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और आगे और कंसेप्ट लेकर आते हैं इसके अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स और कहाँ का यूज होगा। देखो अब एक और कंसेप्ट लेकर चलते हैं, जिसको बोलते हैं मौत का कुआं। आपने कभी नोटिस किया होगा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं डेथ रोटर, राइट, या मैन वॉल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। देखते हैं अभी क्या कंसेप्ट क्या है। मान लो आपके पास क्या एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, क्या एक बहुत बड़ा सिलेंडर है। आपने देखा होगा कि जो बाइकर्स होते हैं वो इस सिलेंडर में ऐसे घूमते रहते, चक्कर काटते रहते, लेकिन उनकी बाइक नीचे नहीं गिरती। समझ पा रहे हो, वो इस सिलेंड्रिकल मौत के कुएं में बाइक चला रहे, बट उनकी बाइक नीचे नहीं गिरती। तो अगर आप वो कंसेप्ट समझो, मान लो कि अभी जैसे वो इस दीवार पर है, जैसे ही दीवार पर वो बाइक चला रहे, आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ आ गया? अच्छा, उस वक्त जब वो दीवार पर है, क्या उनका क्या कॉन्टिन्यूसली mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा? ठीक है। अब दीवार पर वो बाइक चला रहे हैं, mg नीचे भी एक्ट कर रहा है, लेकिन नीचे गिर नहीं रहे हैं। इसके पीछे शायद ये रीजन होगा ना, क्योंकि यहां पर क्या एक्ट कर रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। या तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि नीचे तो गिर नहीं रहे, है ना, नीचे तो गिर नहीं रहे बाइकर। अब सिचुएशन को ना ध्यान से देखो, कंडीशन ऑफ नॉट फॉलिंग। अच्छा, एक ये भी सोच लेते हैं कि मैं क्या चाहता हूं कि मिनिमम वेलोसिटी क्या हो, लिख देता हूं यहां पर, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बाइकर। मैक्सिमम लिख लेता हूं ना, कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बाइकर सच दैट इट विल नॉट फॉल, कि वो नीचे ना गिरे। तो कंडीशन ऑफ नॉट फॉलिंग क्या हो सकती है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए mg से। अगर ऊपर वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा mg से ज्यादा रहा तो ऑब्वियसली वो चिपकी रहेगी बॉडी। समझ पा रहे हो? क्या फ्रिक्शनल फोर्स को मैं ये लिख सकता हूं यहां पर बच्चों, म्यू आर या म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। आपको नहीं लगता कि जो नॉर्मल रिएक्शन है यहां पर, नॉर्मल रिएक्शन देखो क्या एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा यहां पर, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर। तो इस बात को मैं क्या लिख पा रहा हूं यहां पर, म्यू mv स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। देखते रहो रिजल्ट ध्यान से, राइट। अच्छा, तो m से m उड़ा दो, तो म्यू v स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी, v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी ओवर म्यू। v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई में म्यू। यानी कि जो मैंने मेन रिजल्ट में लिख रहा हूं यहां पर, v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन में म्यू। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, v ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाई म्यू। अब देखो यहां ना एक चीज जो समझने वाली है, अगर मैं म्यू को ज्यादा कर दूं तो v की वैल्यू कम भी आ सकती है। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाना है तो आप म्यू को बढ़ा दो, यानी कि आप ऐसे टायर्स यूज करो उस बाइक के जिसके अंदर जो ग्रिपिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, उसके अंदर जो ग्रेट्स बने हुए वो क्या बहुत ज्यादा खुरदरे हो, जिसकी वजह से वो दीवार को अच्छे से पकड़े। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप बहुत कम वेलोसिटी पर भी, देखो म्यू बढ़ाते ही वेलोसिटी क्या कम हो जाएगी, बहुत कम वेलोसिटी पर भी इजिली सेफली वो घुमा पाओगे अपनी गाड़ी, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा ये कि v की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू। अगर वेलोसिटी इतनी है या इससे ज्यादा है तो ही, देखो वेलोसिटी इतनी हो या इससे ज्यादा हो तो ही वो पर्सन सेफली गाड़ी को घुमा पाएगा। अदरवाइज अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई इस पर्टिकुलर फैक्टर से। अच्छा, यहां पर एक चीज और, मास ऑफ बाइक पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो कहीं पर भी, सिर्फ सारा खेल किस चीज का, म्यू का। क्लियर? तो अगर गाड़ी की स्पीड इससे कम हो गई तो वो बंदा मौत के कुएं में गिर जाएगा। इससे ज्यादा स्पीड होगी तो चलेगा, कम हो गई तो गिर जाएगा। यही रीजन है जो सर्कस में आप अब तक शो देखते थे, आपको हैरानी होती थी कि कैसे वो बाइकर्स
वो डेथ वॉल में जो बाइक घुमा पा रहे हो, ये रीज़न है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट आज समझ आ रहे होंगे बच्चों। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। चलो बच्चों, अब एक और चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सपोज करो एक सिलेंड्रिकल ड्रम है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसका एक फ्लोर भी है। यहां पर कोई पर्सन है, अगर मैं इसको किसी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करने लग जाऊं सिलेंड्रिकल ड्रम को, तो आपको ये नोटिस होगा कि जैसे अगर जिस रूम में आप बैठे हो, अगर मैं उस रूम को घुमाने लग जाऊं तो आप अचानक दीवार से जाके चिपक जाओगे। ऐसे ये हुआ कि जैसे ही घुमाने लगा, एक पर्सन जो था वो दीवार से जाके चिपक गया ऐसे, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो सच दैट पर्सन will not fall even after removing floor। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो सच दैट पर्सन विल नॉट फॉल इवन आफ्टर रिमूविंग दिस फ्लोर। तो फ्लोर को रिमूव कर दो ना यहां से। ठीक है, अब देखो जरा इसको भी समझते हैं। जैसे ही पर्सन दीवार से चिपकेगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन जो दीवार लगा रही होगी, क्या वो एन होगा अंदर की तरफ? इसका जो mg है क्या वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा? लेकिन ये क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी है ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब अगर मैं बताऊं कि ओमेगा कितना हो कि ये चिपका रहे, तो देखो कंडीशन ऑफ नॉट फॉलिंग यहां पर भी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? μn, जो कि उसकी डेफिनेशन है। कौन सा फ्रिक्शन हो सकता है? ये स्टैटिक हो सकता है, लिमिटिंग हो सकता है। हम लिमिटिंग मान लेते हैं जी, लो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर। इससे ज्यादा अगर mg हुआ तो गिर जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू mg। n किसको बैलेंस कर रहा है? बैलेंस नहीं कर रहा है, सॉरी। n क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? नेट फोर्स n। और n का मतलब क्या हो गया यहां पर कि दिस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडिंग अस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सब कुछ तब है जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं। अभी इन बातों को देखो मैं जुटला भी दूंगा, मतलब मैं बताऊंगा कि एक ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। अभी फिलहाल क्या एक्ट करे? एक अंदर की तरफ फोर्स। तो क्या लिख रहा हूं मैं? mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg, राइट। तो यहां पर समझ आ रहा है कि μv²/r, क्योंकि m से m कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? mg। बट v को मैं क्या लिख सकता हूं? r ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू r ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाला r कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m, ग्रेटर देन इक्वल टू g आएगा ना, यहां पर ये तो कट चुका है। तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू r। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू √g ओवर म्यू r। इससे हमको ये पता लगा बच्चों कि अगर ओमेगा इस फैक्टर से ज्यादा या इक्वल हुआ तब तक तो ये चिपका रहेगा, लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू g बाय म्यू r से कम हो गई तो ये पर्सन नीचे गिर जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? कंसेप्ट तो वही है लेकिन तरीका। अब देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स से कर रहा हूं इसको, है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स अब तब यूज कर रहे हो जब आप इसको ग्राउंड से देख रहे हो, ठीक है। अब ना कंडीशन को समझते हो और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब हम एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं यहां पर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये सेंट्रीपिटल तो मैं पढ़ता आ रहा था, मैं यूज करूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कई बुक्स में इसको आपको नहीं बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन ये एक तरह का क्या है बच्चों? स्यूडो फोर्स है। कहां पर नजर आएगा ये आपको? ये आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में नजर आएगा। जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सेलरेटेड फ्रेम। और कहां पर नजर आएगा? ये सर्कुलर मोशन में नजर आएगा, ठीक है। याद करो वो दिन जब आप गए थे कभी पहाड़ों पे, जैसे ही पहाड़ों पे वो सर्कुलर टर्न्स आए, कभी आप पहाड़ी रास्ता देखना, ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाते हो, पहाड़ पे चढ़ते हो, जैसे ही गाड़ी एक शार्प टर्न लेती है किसी भी हिल पर, मतलब हिली रोड पर, हाँ हिली रोड पर, आप नोटिस करना गाड़ी अगर अंदर की तरफ टर्न ले रही है तो आप अगर बैठे हो तो आप दूसरी तरफ जो जिस तरफ खाई है उस तरफ आपको क्या धक्का लगता है? बाहर की तरफ आपको धक्का लगता है।
ऐसे समझो इस चीज़ को। फिलहाल मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी रब कर रहा हूँ। कभी नोटिस करना, मान लो कि एक मेरे पास क्यूबॉइडल बॉक्स है, अगर इस क्यूबॉइडल बॉक्स को मैं सर्कुलर मोशन में घुमाऊंगा बच्चों, और यहाँ पर एक बॉल रखी हो, तो जैसे घुमाना स्टार्ट करूंगा ये बॉल इस जगह जाकर चिपक जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर से इसको चीज़ को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो मेरी तरफ लग रहा है, मतलब जो मुझे बाहर की तरफ धकेलना चाह रहा है। नोटिस करना ये चीज़, ग्राउंड से मुझे क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, एक सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर जाकर ऑब्जर्व करूँ तो मुझे लगेगा कि भाई जैसे ये घूमना स्टार्ट किया मैं तो बाहर की तरफ उड़ने को हो रहा हूँ, मतलब मैं बाहर की तरफ गिर रहा हूँ। या आपने इस बॉल को देखा, बॉल पहले यहाँ पर थी लेकिन एक ऐसा फोर्स लगा जिसने इस बॉल को यहाँ पर खिसका दिया। तो ऐसे फोर्स को मैं बोल रहा हूँ कि ये फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन में यूज हो रहा है, स्यूडो सर्कुलर मोशन वाला फोर्स, स्यूडो सर्कुलर मोशन, स्यूडो फोर्स सर्कुलर मोशन वाला, राइट। ये सूडो फोर्स कैसा नजर आ रहा है, देखो इसने देखा कि भाई एक इस रेडियस के अलोंग अगर एक फोर्स लग रहा है इस पर जिसकी वजह से बाहर जा रहा है, और रेडियस के अंदर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, एफ अंदर mv²/r, एफ बाहर क्या लग रहा होगा, एफ बाहर क्या लग रहा होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट mv²/r। इसको बोला मैंने क्या, ये वो एक्सेलरेशन है जो सूडो फोर्स की वजह से बाहर की तरफ लग रही है। याद करो जब मैंने बोला था कि एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखे, टेबल को खिसकाओगे ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक पीछे जाएगा, ए एक्सेलरेशन से, वही हाल यहाँ पर है। जैसे ही आपने घुमाना स्टार्ट किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, लेकिन आप यहाँ से देख रहे हो तो नजर आ रहा है कि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से हो सकते थे, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि सूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करूंगा। सूडो फोर्स और देखो सूडो फोर्स को मैं बोल रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ये तब मैं यूज करूंगा जब मैं यहां पर आकर इस चीज को देख रहा हूं, क्लियर है। तो सूडो फोर्स देखो ऐसा नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन सूडो फोर्स से करने से आपके क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा, और आप इजीली, मतलब जो चीज आप 2 पेज पे करे थे शायद आपका वो आधे पेज पर हो जाए काम, है ना। तो चीजों को सिंपल बनाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके क्वेश्चन को सोल्व करना, राइट। तो देखते हैं अभी, जैसे कि मैं आपको ना ये बोल रहा था, अब आपको जैसे कि मैं ये डेथ रोटर वाल वाला क्वेश्चन समझाऊं कि सिलेंड्रिकल ड्रम पर्सन, अब मैं ये भी बोल सकता था आपको कि देखो पर्सन बीच में था लेकिन जैसे ये ड्रम घूमने लगा ये दीवार के साथ जाके क्यों चिपका। सोचो जरा, आप यहां पर ड्रम के ऊपर बैठे हो, आपको ये नजर आएगा कि भाई पर्सन यहां पर बैठा था पहले, लेकिन जैसे ही घूमना लगा तो ये पर्सन यहां पर जाके चिपक गया, यानी कि बाहर की तरफ। ध्यान से देखो जरा, क्या बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। कंडीशन तो वही आ गई ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो आर इज गेटिंग बैलेंस बाय mv²/r. Now this mv²/r is also a centrifugal force which is directly opposite to centripetal force. यहाँ लिख सकता हूँ r is equal to mv²/r. कंडीशन ऑफ नोट फॉलिंग लगाओ, f ग्रेटर देन इक्वल टू mg. f को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू r ग्रेटर देन इक्वल टू mg. म्यू r, r को कौन बैलेंस कर रहा है, mv²/r इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, शादी के मंत्र की तरह आपको एक कंसेप्ट याद होने चाहिए, स्वाहा, mg से m कैंसिल, म्यू v² क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से v² आ जाएगा g बाय, अरे v² क्या आ जाएगा, आर जी बाई म्यू आ जाएगा यहाँ पर, और v की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू √RG/μ. वही तो रिजल्ट आ गया यार, वही तो रिजल्ट आ गया। क्लियर है। तो चाहे तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स से करो चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करो, रिजल्ट तो आपका आ जाएगा। लेकिन एक समझ वाली बात है, मेरा काम था आपको बताना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। लेकिन अगर उसी चीज को आप उस फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि एक्चुअल में फोर्स तो बाहर की तरफ भी लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इससे आपका जो मैकेनिक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। ठीक है, सर्कुलर मोशन को देखो मैं मैकेनिक्स में जोड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं, फोर्सेज और टेंशन में दोबारा। ठीक है, देखो एक डिस्क है बच्चों, ठीक है, एक डिस्क है, किसी डिस्को में हम जाए, एक डिस्क है, डिस्क जो है वो घूम रही है जैसे सुदर्शन चक्र घूमते हैं, किसी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। ठीक है, किसी ओमेगा वेलोसिटी से डिस्क घूम रही है।
मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं किसी कॉइन को कहां पर प्लेस करूं, व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन को देखो कैसे बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन को बना रहा हूं मैं यहां पर कि what should be value of r such that coin placed on revolving disc does not fall। ये डिस्क की ओमेगा की वैल्यू क्या हो, रोटेशनल क्या रहूं, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो कि ये जो कॉइन यहां पर पड़ा है ये नीचे ना गिरे। देखो अब इसको मैं कराऊंगा सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से। सी, अगर मैं कंपोनेंट्स को बैलेंस करूं यहां पर बच्चों, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे की तरफ इस कॉइन का वेट mg। अच्छा, अब आप खुद सोचो जब ये डिस्क घूमेगी तो इस पर बाहर की, अगर आप यहां पर बैठकर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा इस बार, mv²/r। और ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। इस mv²/r को रोकने के लिए, क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन भी है, यहां पर कौन सा फोर्स आ जाएगा जो इसको नहीं हिलने देगा, फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखने तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलना पड़ेगा। तो कंडीशन ऑफ नॉट स्लिपिंग क्या है, कंडीशन ऑफ नोट स्लिपिंग क्या है, देखिए कंडीशन ऑफ नोट स्लिपिंग, कंडीशन ऑफ नोट स्लिपिंग क्या है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए mv²/r से। यही बोलूंगा ना कि FL की वैल्यू अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए mv²/r से, या तो इक्वल हो जाए या ज्यादा रहे। तो FL की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, μr ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। इसको मैं ये भी देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं म्यू आर किसके इक्वल है, mg के इक्वल, तो म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mr ω²। m से m उड़ा दो, तो मुझे r को ड्राइव करना है यहां पर, है ना। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू g बाय में ω² लेस देन इक्वल टू r। यही आ गई ना, देखो यहां पर, यानी कि r की वैल्यू अगर इसके इक्वल हो या इससे कम हो, मतलब r की वैल्यू म्यू जी बाय ω² के इक्वल हो या इससे कम हो, तो ये कॉइन घूमता रहेगा। लेकिन अगर r की वैल्यू, जब आप म्यू जी और ω² को सोल्व करोगे, अगर r की वैल्यू उससे ज्यादा आ गई तो वहां पर रखा हुआ कॉइन फिसल जाएगा और बाहर की तरफ गिर जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ नॉट स्लिपिंग कि फ्रिक्शनल फोर्स mv²/r के से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। और ये वैल्यू क्या है r की, मतलब मैक्सिमम वैल्यू r की क्या हो सकती है, ये कि इतनी वैल्यू हो तो चलो बचा रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा होगी तो गिर जाएगा, इससे कम होगी तो भी बचा रहेगा। ठीक है, चलो इस पर ना कमेंट बॉक्स क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं बनाकर। तो चलो भाई कमेंट बॉक्स क्वेश्चन बनाते हैं, जरा ध्यान से कंडीशन सुनना जरा। एक डिस्क है, डिस्क रिवॉल्व कर रही है और डिस्क की मैंने फ्रीक्वेंसी दी है इस बार 100/3 रोटेशन पर मिनट। अच्छा, सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5। दो कॉइन्स को यहां पर प्लेस किया, एक को प्लेस किया सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर और एक को प्लेस किया सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर। इस डिस्क की जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। माय क्वेश्चन इज, अगर ये घूमना स्टार्ट करे इस फ्रीक्वेंसी से, इनमें से दोनों में से कौन सा कॉइन गिरेगा और कौन सा इसके साथ घूमता रहेगा, या दोनों घूमते रहेंगे या दोनों गिर जाएंगे। राइट, आपको ये बताना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अच्छे से समझा। मैंने अलग अलग तरह के कुछ कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट आपके साथ शेयर किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। इस लेक्चर के नोट्स बना लेना। ये लेक्चर से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन को करने का नजरिया और एक IQ लेवल इंक्रीज हो गया होगा कि आप क्वेश्चन में प्रेडिक्शन कर पाओगे कि कैसे अप्रोच लगानी है। राइट, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेज आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है जब मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि भाई फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, तो उस स्यूडो फोर्स को जो सर्कुलर मोशन में लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं बच्चों।
और चैनल पर जल्द ही 1 लाख मिनट कंप्लीट होने वाले वॉच टाइम। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये सभी आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो शुरू से 3-4 महीने से, जब से लॉकडाउन मतलब ये कोरोना वाला चक्कर हुआ है तब से मतलब चैनल को हमने कॉन्टिन्यूटी में वीडियोस अपलोड करते रहे। हर एक तरह की वीडियो हमने अपलोड करी है, कंसेप्चुअल, CBSE, कॉम्पिटिटिव, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है इस चैनल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चैनल a lot of love, support and your time. See you in next video.